हेलो स्टूडेंट्स, आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो इससे पहले आपने लेखन कौशल के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन सीखा। आज आप आरोह पुस्तक की कविता पतंग की व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझेंगे। पतंग कविता कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है। इस कविता के 2 काव्यांश हैं। आज आप केवल प्रथम काव्यांश की व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य समझेंगे। तो बच्चों, बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों से ओतप्रोत पतंग कविता कवि आलोक धनवा की एक लंबी कविता का अंश है, जिसमें कवि ने बताया है कि यह पतंग बच्चों की उमंगों का रंगीन सपना है। आसमान में ऊंची उड़ती पतंगें बाल मन को आकर्षित करती हैं, साथ ही उन्हें ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित भी। बच्चे केवल ऊंचाइयों की सीमाओं को छूना ही नहीं चाहते, वरन उनके पार भी जाना चाहते हैं। पतंग उड़ाना हर बच्चे का सपना होता है। बच्चे गिरते हैं, गिरकर उठते हैं, उठकर संभलते हैं और फिर नई पतंग और उमंग के साथ मैदान में डटकर खड़े हो जाते हैं। यही जिजीविषा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो कवि क्या कह रहे हैं? सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। कवि बताता है कि भादों के महीने की तेज बौछारों वाली वर्षा का मौसम बीत गया, यानी कि काली घटा का घमंड घटा कि वर्षा ऋतु में आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, वो गरजते हैं और उनकी गर्जन से ऐसा लगता है कि जो वो अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब वो मौसम बीत गया है। तो अब क्या है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। ऐसे मनमोहक शारदीय सुप्रभात ने ही बच्चों को बुलावा भेजा है, यानी कि जो शरद ऋतु है वो खरगोश की आंखों जैसी लाल और सुंदर ऋतु है, यानी कि शरद ऋतु का सुंदर सवेरा आ गया है। यहाँ शरद ऋतु की तुलना साइकिल चलाने वाले बालक से की गई है। इसलिए कवि कहते हैं, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। अब यहाँ क्या है कि कवि शरद की सुबह का मानवीकरण करते हुए बताता है कि ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई अपनी चमकीली साइकिल को तेजी से चलाते हुए सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। चमकीली साइकिल चलाते एवं उसकी घंटियाँ बजाते हुए शरद की यह सुबह अपने चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रही है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब उसकी घंटियां जो हैं वो बच्चों को ऐसा लगता है कि अपनी ओर बुला रही हैं, यानी कि बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुला रही है। और उसने यानी कि शरद ऋतु ने आकाश को और मुलायम बना दिया है, अर्थात बारिश के बाद मौसम साफ हो गया है और हवा थोड़ी तेज चलने लगी है ताकि पतंग अच्छी तरह उड़ सके। उसके उड़ने के लिए अनुकूल परिवेश निर्मित हो गया है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चे चाहते हैं दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बांस की पतली कमानी को आसमान में उड़ाना और इसके माध्यम से स्वयं उड़ना। वस्तुतः पतंग यहाँ बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं की प्रतीक है। कवि आगे कहता है कि बच्चे चाहते हैं कि पतंग ऊपर उड़े और शुरू हो उनके उमंग भरे मन की किलकारियाँ एवं सीटियाँ। इसके साथ ही कवि तितलियों की नाजुक दुनिया की शुरुआत की बात भी करता है। वास्तव में ये सभी बच्चों के कोमल मन और उनकी उमंग भरी इच्छाओं के प्रतिनिधि बिंब हों। तो बच्चों, ये तो है इस काव्यांश की व्याख्या। अब आगे आपने काव्य सौंदर्य के विषय में जानना है। काव्य सौंदर्य क्या है कि ये जो कविता है और कविता का जो अंश है, इसका काव्य सौंदर्य क्या है, यानी कि कवि ने लिखी कैसे है। सबसे पहले भाषा साहित्य खड़ी बोली है। कवि के कहने का ढंग सामान्य बोलचाल का है। और दूसरा, प्रतीकों एवं बिंबों के प्रयोग के कारण कविता के प्रभाव में वृद्धि हुई है। और तीसरा, भादों के बाद
प्रकृति में शरद ऋतु के आगमन का वर्णन करके कवि ने प्राकृतिक ऋतु परिवर्तन को रेखांकित किया है। यहाँ प्रकृति के मानवीकरण के कारण मानवीकरण अलंकार मौजूद है। चौथा, कविता में बिंब योजना अत्यंत नवीन एवं आकर्षक है। दृश्य, श्रव्य एवं स्पर्श बिंबों का प्रयोग किया गया है। पांचवा, शरद ऋतु के सवेरे की लालिमा के लिए खरगोश की आंखों जैसा लाल, पुलों को पार करते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए आदि बिंब नवीन एवं अत्यंत आकर्षक हैं। इनमें मानवीकरण अलंकार भी निहित है। और छठा, पतंगों, तितलियों, सीटियों, किलकारियों आदि के साथ बच्चों की नाजुक दुनिया शब्द के प्रयोग ने कविता में विशेष अर्थध्वनि और प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। और सातवां, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में उपमा अलंकार तथा जोर जोर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मौजूद है। धन्यवाद।